आइडेंटिफाई दिस मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो यह जो मशीन है, इसको अगर हम बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं हार्ट लंग मशीन। ये हार्ट लंग मशीन जो है वो हार्ट की सर्जरी में काम आती है, जो हार्ट का भी काम करेगी और लंग्स का भी काम करेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर आरआरबी 2019 में एक प्रश्न पूछा गया, ईसीएमओ की फुल फॉर्म बताओ। एक्चुअल में ये जो हार्ट लंग मशीन है और इंट्रा आर्टेरियल बैलून प्रेशर वाला जो डिवाइस है वो कई बार काम करते हैं एक्मो का। एक्मो क्या होता है? एक्मो का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजन डिवाइस, यानी कि इस हार्ट लंग मशीन को कई बार हम बोलते हैं एक्मो मशीन। आरआरबी 2019 में क्वेश्चन आया एक्मो की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या किया इसने, एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, कॉर्पोरियल मतलब सर्किट, यानी कि इसको हार्ट की जरूरत नहीं है, मेम्ब्रेनस ऑक्सीजन, फिर भी हमारी बॉडी को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देती है। तो अभी इन शॉर्ट आपको यह समझना है कि दिस इज हार्ट लंग मशीन। इसमें दो प्रकार के मॉनिटर हैं, स्मॉल ये यूनिट है, यहाँ पर गैसियस एक्शन वाले मॉनिटर है, और यहाँ पर हैंग करने के लिए, ब्लड को हैंग करने के लिए और फ्लूइड्स को हैंग करने के लिए यहाँ पर हैंगर्स हैं। तो आप लोगों ने किसको जाना है, हार्ट लंग मशीन को आप अभी तक जान चुके हैं, और यह भी जान चुके हैं कि एक्मो क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज पर। आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ बर्न। आप लोगों ने सुना होगा कि बर्न जो होता है, उस बर्न में स्किन के इन्वॉल्वमेंट, स्किन की थिकनेस के आधार पर हम बर्न को क्लासिफाई करते हैं। बर्न से आने वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ बर्न। डिग्री ऑफ बर्न किस पर डिपेंड करेगा, बॉडी सरफेस एरिया कितना ज़्यादा जला है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर डिपेंड करेगा कि स्किन की कौन कौन सी लेयर डैमेज हुई है। दोनों ऑप्शंस में से आपका क्या ऑप्शन होने वाला है, दोनों ऑप्शन में से आपको पहले बताना है कि बर्न का डिग्री क्लासिफिकेशन, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न किस पर डिपेंड करता है। यह डिपेंड करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन की कितनी थिकनेस बर्न के दौरान इन्वॉल्व हुई है, जबकि यह बॉडी सरफेस एरिया के परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे में यहां पर इमेज में आपको बर्न का एक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए आज हम ये पढ़ रहे हैं, आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम बर्न को पूरा अलग से पढ़ेंगे, बेड सोर को पूरा अलग से पढ़ेंगे, रेडियोलॉजी को पूरा अलग से पढ़ेंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग से पढ़ेंगे। आज इन शॉर्ट हम मैक्सिमम टाइप ऑफ टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए अगर इस इमेज को आप समझने की कोशिश करें तो इस इमेज में आपको दिखेगा कि पर्सन जो है उसकी पूरी स्किन यहाँ पर बर्न हो चुकी है, और यहाँ पर समझने की बात की तो स्किन को यहाँ से हटाया जा सकता है और उसकी सबक्यूटेनियस वाली लेयर को भी यहाँ पर देखा जाता है। जब एपिडर्मिस बर्न हो जाए, डर्मिस बर्न हो जाए और सबक्यूटेनियस भी आपकी बर्न हो जाए, ऐसे बर्न को कहा जाएगा थर्ड डिग्री बर्न। ऐसे बर्न को कहा जाएगा थर्ड डिग्री बर्न। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है थर्ड डिग्री बर्न। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज पर। आइडेंटिफाई दिस क्लिनिकल कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्स अर्न और सेट। क्या दिखाई दे रहा है यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एक पर्सन का नेक आपको दिखाई दे रहा है, उस नेक में इस तरीके का स्किन डैमेज, इस तरीके की स्किन एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको दिखाई देगी एक माला की तरह, एक आभूषण की तरह, जिसे हम बोलते हैं नेकलेस। तो ऐसा कहा जाता है कि नेकलेस अपीयरेंस कौन सी डिजीज में हो जाती है। यह जो नेकलेस अपीयरेंस है ना, यह आपने सुना होगा विटामिन बी थ्री जिसे हम कहते हैं नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी जब हो जाए तो उसकी वजह से जो स्किन है, स्किन की जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस की जो हम बोले टर्नओवर, नई एपिडर्मिस का आना, पुरानी एपिडर्मिस का जाना, वो अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉल्टी एबनॉर्मल स्किन फॉर्मेशन हो जाता है। इस फॉल्टी एबनॉर्मल स्किन फॉर्मेशन की वजह से
फॉल्टी अबनॉर्मल स्किन फॉर्मेशन की वजह से नेकलेस अपीयरेंस यहाँ पर हो जाती है। यार अब आप पूछोगे कि सर वो नेक में क्यों हुई, पूरी बॉडी में क्यों नहीं हुई? क्योंकि होता क्या है, हमारी बॉडी के जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं उन्हीं पर फॉल्टी स्किन टर्नओवर होने लगता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो फीमेल्स का ये वाला एरिया और मेल्स का भी ये वाला एरिया ज़्यादातर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है। अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यह कॉन्टेक्ट में, तो धूप, छाँव, बारिश सभी के कॉन्टेक्ट में ये एरिया ज़्यादा आएगा। ऐसे में इस एरिया पर स्किन टर्नओवर ज़्यादा होगा, इसीलिए यह वाला एरिया जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो नेकलेस अपीयरेंस सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 नॉट B3। हाँ भाई, इसको पहचानो, क्या दिख रहा है ये? आइडेंटिफाई क्लिनिकल कंडीशन। इस तरह के इमेज बेस्ड आपके एम्स दिल्ली के एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। देखो भाई, यहाँ आपको एक टंग दिखाई दे रही है ना, ठीक है? तो ये टंग जो है आपको बहुत ज़्यादा लाल दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फुली हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर एक बात समझे, हो सकता है कि इस पर्सन को हो गया हो ग्लोसाइटिस। क्या हो गया हो? ग्लोसाइटिस। लेकिन पेपर में क्वेश्चन यह आएगा, आइडेंटिफाई ये करो कंडीशन को। तो यहाँ पर ये जो टंग है जो ये दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलेंगे बीफी रेड टंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकली ये डीएसएसबी में पूछा गया, ऋषिकेश में पूछा गया, ईएसआईसी में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया। बीफी रेड टंग इंडिकेट किसको इंडिकेट करेगी? विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है बीफी रेड टंग। विटामिन B12 डीएनए को जो है उसकी एंजाइमिक एक्टिविटी बढ़ाता है, डीएनए का फॉर्मेशन बढ़ाता है, सेल्स का रेप्लिकेशन करवाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर विटामिन B12 ना हो तो फिर सेल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बीफी रेड टंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। आपको यही समझना है कि ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हुई? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अब समझने वाली बात यह है कि यह जो विटामिन B12 है इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉरसेट और एम्स दिल्ली। अगर आपने किसी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में वर्क किया है तो आप लोग जानते होंगे कि इस प्रकार के एक डिवाइस का यूज किया जाता है। छोटे बच्चों के बारे में, नियोनेट्स के बारे में आपने सुना होगा कि उनके जो टेस्टिस होते हैं वो प्रॉपर डिसेंड नहीं हो पाते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में टेस्टिस के वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करने के लिए एक डिवाइस का हम यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्किडोमीटर। यह ऑर्किडोमीटर जो है वह टेस्टिस की लेंथ को नहीं बताता, वह टेस्टिस के वॉल्यूम को बताता है। टेस्टिस की लेंथ को नहीं बताता, वह टेस्टिस के वॉल्यूम को बताता है। इसे हम बोलते हैं ऑर्किडो। ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस। नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट इमेज। हाँ भाई, इसको पहचानो, क्या है? आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ फ्रैक्चर। हाँ बताओ कौन सा फ्रैक्चर है? क्या यह फ्रैक्चर सिंपल फ्रैक्चर है? क्या यह फ्रैक्चर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है? क्या यह फ्रैक्चर अवल्जन वाला फ्रैक्चर है? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना। इज इट सिंपल फ्रैक्चर? इज इट हेयरलाइन फ्रैक्चर? इज इट कम्युनिकेटेड या कम्यूटेड फ्रैक्चर? और इज इट, मान लो, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? हाँ बताओ भाई, 4 ऑप्शन में से बताओ क्या होगा इसका आंसर, कौन सा फ्रैक्चर है ये? तो बता दिया जाए आंसर। देखो आंसर क्या होगा यार, ये जो फ्रैक्चर है ना, इसमें आपने नाम सुना होगा। पहले बताओ, सिंपल फ्रैक्चर में क्या होगा? बोन सिंपली जो होता है उसमें एक क्रैक आ जाता है। हेयरलाइन फ्रैक्चर में सिर्फ आपको एक हेयरलाइन, एक लाइन जो होती है वो दिखाई देती है, यानी कि बोन उसमें बेंड नहीं होती है। यहां पर आप देखोगे तो बोन जो है यहां पर बेंड हो चुकी है, ऐसा एक्सरे आपको दिखाया जा सकता है एग्जाम में। बोन यहां पर बेंड हो चुकी है, और जब कभी भी बोन बेंड हो जाए उसे हम बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम के अंदर कि
ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो किसमें सबसे ज्यादा कॉमन है? तो यह पीडियाट्रिक एज ग्रुप वाले क्लाइंट्स में, पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। यह भी याद रखना है कि पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर आपको समझना है कि इसमें बेंडिंग आपको दिखाई दे रही है बोन्स की, ठीक है। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट इमेज, दैट इज, हाँ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये पूछा जाएगा किसी ना किसी एम्स दिल्ली के एग्जाम में। बताओ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द क्लिनिकल कंडीशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है टाइप ऑफ बेड सोर। कौन से टाइप का बेड सोर है? बेड सोर कौन कौन से होते हैं? टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डेकोबाइटिस अल्सर, इनको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? डेकोबाइटिस अल्सर। यार ऐसा डेकोबाइटिस अल्सर जिसमें स्किन स्लप ऑफ नहीं होती उसे बोलते हैं टाइप 1। लेकिन जिसमें स्किन स्लप ऑफ हो जाए, जो पिंक कलर का दिखाई दे, जो स्मॉल एरिया में हो, जो ज्यादा डीप ना हो, ऐसे बेड सोर को बोलते हैं हम टाइप 2 या फिर सेकंड डिग्री बेड सोर। तो यहां पर हमें स्किन थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत स्लप ऑफ होने लग गई है। इसी जानकारी के आधार पर पिंकिश सराउंडेड मटेरियल, सराउंडेड इन्वायरमेंट इज पिंकिश, इन दोनों जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये टाइप 2 का बेड सोर है। आने वाली क्लासेस में बर्न के क्वेश्चन हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बेड सोर के क्वेश्चन सेपरेटली पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लो फिर अपनी नेक्स्ट इमेज को। हाँ भाई नाम बताओ यार इसका, क्या हो रहा है? आइडेंटिफाई द क्लिनिकल प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर चल रहा है? ये कोविड का टाइम चल रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आप लोगों ने नाम सुना होगा आरटीपीसीआर का, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर। अब देखो क्या होता है, जब भी किसी भी पर्सन को, आजकल कोविड नाम की पेंडेमिक चल रही है, तो अगर किसी पर्सन को कोविड-19 नाम की डिजीज हो जाए, किसी पर्सन को कोविड-19 नाम की डिजीज हो जाए, तो कोविड-19 नाम की डिजीज में हम क्या करते हैं? नेजल स्वाब का सैंपल लेते हैं। तो पहली बात तो बताओ क्या चल रहा है? नेजल स्वाब ले रहे हैं साहब। नेजल स्वाब किसके लिए ले रहे हैं? एंटीबॉडी टेस्ट के लिए या आरटीपीसीआर के लिए? आरटीपीसीआर के लिए ले रहे हैं। अब सवाल ये आएगा, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल। तो इसका फुल फॉर्म होती है पॉलीमीरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमीरेज चेन। अब कोई बोले यार ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है? तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए की बहुत सारी जेरोक्स अपन बना लेते हैं। इन बहुत सारी जेरोक्स को बनाने के बाद हम इसकी वायरस की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पीसीआर चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस प्रोसीजर में आपको क्या दिखाया गया है? नेजल स्वाब लेते हुए एक हेल्थ केयर वर्कर को आपको दिखाया गया है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इमेज, इसको आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज दिस? यही तो क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में। यहां पर आपको एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। इसे, इसकी जो हम कहें, इसकी जो कटिंग वाला पार्ट होता है वो क्रिसेंट शेप होता है, लूनार शेप होता है, चंद्राकार होता है। पीछे वाला पोर्शन वेरा, उसका जो हैंडल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। और यह एक प्रकार की सीजर है जिसे हम कहते हैं अम्बलाइकल कोड कटिंग सीजर। अम्बलाइकल कोड कटिंग सीजर, यह अम्बलाइकल कोड कटिंग सीजर जो है वह आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी प्लेसेंटा से जो अम्बलाइकल कोड बेबी से लगी होती है उसको सेपरेट करने में काम आता है। और इसके जो कटिंग वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्लंट होता है और थोड़ा सा घुमा हुआ भी होता है। हाँ भाई इसको समझो, ये क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज अ फोर्सेप। यह एक प्रकार की फोर्सेप है। गुरुजी कैसे पता पड़ा? देखो फोर्सेप का मतलब होता है चिमटा। चिमटा क्या करता है? किसी चीजों को ग्रेप्स करने में काम आता है। तो अब किसी चीज को ग्रेप्स करना है तो हमें उसका हैंडल जो है वो टाइट रखना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर एक ग्रेप्सिंग जो है वो, यहां पर ग्रेप्सिंग हैंडल में एक ग्रेप्सिंग पार्ट दिखाई दे रहा है। इससे हमको ये तो पता पड़ गया कि ये एक फोर्सेप है। अब समझने वाली बात है कौन सी फोर्सेप है, इसीलिए उसके एजेस को यहां पर दिखाया गया है। उसके एजेस इस तरीके से हैं।
अगर वो किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश करे तो वो इस तरीके से उसको होल्ड करेगी। यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए जिस फोर्सेप का यूज किया जाएगा और जिसके एंड इस प्रकार के होंगे उनको हम लोग बोलेंगे बेबकोक फोर्सेप। बेबकोक फोर्सेप। इस बेबकोक फोर्सेप का यूज किया जाएगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, वास्कुलर स्ट्रक्चर को, राउंडेड स्ट्रक्चर को ग्रेस्प करने में। ठीक है।